अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एनर्जी के मतलब है। एनर्जी के हमने पिछले लेक्चर में हमने तारीफ़ देखी थी कि एनर्जी असल में कहते किसको हैं। तो एनर्जी की तारीफ़ से हम दोबारा थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एनर्जी जो है वो असल में है क्या चीज़। एनर्जी की हमने जो तारीफ़ की थी वो ये की थी कि किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत, जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते थे कि वो एनर्जी कहलाती है। किसी जिस्म में अगर ये हो कि वो काम कर सकता हो तो उस जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम जो है वो एनर्जी कहते हैं। जैसे हमारे जिस्म जब खाना खाते हैं हमें उस खाने से एनर्जी हासिल होती है और हम उससे बहुत सारे काम करते हैं, जैसे उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, पढ़ाई करना है, दौड़ना है, भागना है। ये तमाम वो ऐसे काम हैं कि जो हम एनर्जी की वजह से करते हैं। ये एनर्जी हमें काम करने की सलाहियत पैदा करती है। जिसके अलावा मैंने मिसाल दी थी कि पेट्रोल है। पेट्रोल जो है, पेट्रोल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है और वो उस केमिकल एनर्जी को पेट्रोल इस्तेमाल करता है और गाड़ी को हरकत देता है। मोटरसाइकिल एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। और ये तमाम ऐसी एनर्जी की एक किस्म है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और इस मैकेनिकल एनर्जी में हमने पढ़ा था कि वो ऐसी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, जो किसी जिस्म में हरकत की वजह से पैदा होती है, किसी जिस्म में जो है वो पोजीशन की वजह से पैदा होती है। किसी जिस्म की पोजीशन में तब्दीली वाक़या हो जाए तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की दो शाखें हैं। एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी या हरकी तवानाई, इसको उर्दू में कहते हैं हरकी तवानाई। और दूसरी तवानाई जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी, हरकी तवानाई के मुतालिक या काइनेटिक एनर्जी के मुतालिक हम पिछली क्लास में पढ़ा हमने कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी की मसावात क्या है, इसके लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरीके से इसकी तारीफ़ कर सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। ये मुख्तलिफ हम मिसालों के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ क्या है, उसकी तारीफ़ हम कैसे कर सकते हैं, किन अल्फाज में हम इसकी तारीफ़ कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी जिस्म में मौजूद वो एनर्जी है, किसी जिस्म में मौजूद वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन या हालत के लिए हम जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो तरतीब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी हालत या तरतीब में तब्दीली की वजह से पैदा हो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये जी है पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ कि किसी जिस्म में मौजूद वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन या तरतीब में तब्दीली की वजह से पैदा हो, ऐसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझेंगे भी इसको। फिर दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि इसकी अलामत क्या है, इसको किस अलामत के ज़रिए हम ज़ाहिर करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो अलामत है वो PE के ज़रिए भी इसको ज़ाहिर किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी किताब में है, और इसको एनर्जी P के ज़रिए भी ज़ाहिर किया जाता है, EP के ज़रिए भी इसको ज़ाहिर किया जाता है। तो ये दो तरीके हैं, दो अलामात हैं जो आपकी किताब में इस्तेमाल हुई हैं, पोटेंशियल एनर्जी PE या पोटेंशियल एनर्जी EP। ये दो वो चीज़ें हैं, दो अलामात हैं जो इसके लिए इस्तेमाल की गई हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मिकदार कौन सी है। इसकी जो मिकदार जो है ये एक स्केलर मिकदार है। जैसे एनर्जी एक स्केलर मिकदार है, ये भी एक स्केलर मिकदार है और इसके लिए भी
हमें सिमत बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये इस तरीके से इस्तेमाल होती है। इसका जो यूनिट है हमारे पास, इसका यूनिट जो है वो जूल है। इसका यूनिट जूल है। एनर्जी का यूनिट भी जूल ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और इसकी अक़साम, इसकी बहुत सारी अक़साम हैं जिनमें से हम एक दो के मतलब पढ़ेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो एनर्जी जो जिस्म में ग्रेविटी की वजह से पैदा होती है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी मिसालें भी हम देखेंगे और ये जो अक़साम हैं ये आपके जहन में जो है और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी, वाज़ेह होती जाएंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ एक दो मिसालें देखते हैं ताकि जो है हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। जो पहली मिसाल है हमारी वो है झील की। हम मिसाल लेते हैं डैम या झील में जो पानी होता है, डैम या झील का पानी, झील का पानी, इसमें हम इसको देखते हैं कि उसके अंदर कैसी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। असल में डैम वगैरह जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा बुलंदी के ऊपर होते हैं और जो है यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें ये बहुत ज़्यादा पहाड़ वगैरह है, ये बुलंदी है और इस बुलंदी के ऊपर जो है ये पानी यहाँ पर ज़ख़ीरा किया गया है, ये पानी यहाँ पर ज़ख़ीरा है और नीचे जो है वो आबादी है। आप देखते हैं कि ये पानी जो है वो इतनी ज़्यादा बुलंदी पर यहाँ पर मौजूद है। क्या होता है कि जब इस पानी को यहाँ से छोड़ा जाता है, इस पानी को यहाँ से जो है जब जमा हो जाता है तो ये पानी नीचे की तरफ आता है। अभी ये बुलंदी इसके अंदर मौजूद है, ये एच बुलंदी के ऊपर ये पानी वाक़या है, तो इस बुलंदी की वजह से क्या होता है कि इस पानी के अंदर एनर्जी मौजूद होती है और वो जब पानी नीचे की तरफ आता है तो ये जो एनर्जी होती है, जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है और ये आसानी के साथ जो है वो पानी नीचे की तरफ आता है और ये जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती जाती है। अभी पोजीशन ये है कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन की सतह है और इस ज़मीन की सतह से ये इतनी ज़्यादा बुलंदी के ऊपर ये पानी वाक़या है और इस बुलंदी पर होने की वजह से इसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। तो इस पानी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे और इसके अंदर इतनी पोटेंशियल होगी कि जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद जो है वो नीचे की तरफ आता है। तो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर है इस टाइम, वो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि टैंक वगैरह में ऊपर पानी स्टोर किया जाता है और फिर उसको पाइप के ज़रिए जो है वो नलकों तक जो है वो भेजा जाता है। यहाँ पर नलका है और इस नलके के ज़रिए जो है इस पानी को यहाँ पर निकाला जाता है। हम देखते हैं कि ये नलका है और इस नलके के अंदर जो है ये पानी यहाँ पर स्टोर है। अभी आप देखिए ये टैंकी के अंदर जो पानी यहाँ पर ऊपर मौजूद है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। ये पानी ऐसे ही ऊपर नहीं चढ़ता बल्कि हम मशीन लगाते हैं और मशीन के ज़रिए जो है इस पानी को ऊपर पहुंचाया जाता है। जब इस पानी को ऊपर पहुंचा दिया जाता है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो स्टोर एनर्जी जो है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाती है। अभी स्टोर क्यों हुई? ज़मीन का जो लेवल है वो ये है। हमने क्या किया कि इस ज़मीन के लेवल, ये फ़र्ज़ करने ज़मीन का लेवल है, इस ज़मीन के लेवल से हमने इसको एच बुलंदी तक ऊपर उठा दिया। जब हमने इसको एच बुलंदी तक ऊपर उठा दिया तो क्या हुआ कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई और वो स्टोर एनर्जी जो है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या होता है कि ये पानी खुद ब खुद इस नलके में हरकत करता है और एक प्रेशर के साथ आता है और पूरे घर के नलकों में जो है पानी एक जैसे प्रेशर के साथ आता है। प्रेशर पानी का ज़्यादा हो जाता है, उसका दबाव पानी का ज़्यादा हो जाता है और उसको आसानी के साथ जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अगर यही जो है यही टैंक आपका यहाँ पर पड़ा हो तो शायद इसके ज़रिए अगर हम नलके को यहाँ से तमाम घरों में मुंतकिल करेंगे तो शायद उससे जो है
वो पानी का प्रेशर इतना ना हो कि तमाम नलकों में जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन यहाँ पर हम जब इसको टैंक को बुलंदी पर रख देते हैं, पानी उसके अंदर डाल देते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाती है। इसलिए घर के तमाम नलकों में पानी जो है वो बहुत आसानी के साथ आता है और इस पानी को जो है हम बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस एक मिसाल में हमने ये देखा कि ये जो एनर्जी है हमारे पास जो इसके अंदर स्टोर हुई वो पोटेंशियल एनर्जी थी। अभी हम एनर्जी की दूसरी किस्म या दूसरी इसकी मिसाल की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। तो इसकी जो दूसरी मिसाल है हमारे पास वो है तीर कमान की मिसाल, या हम देखते हैं तीर कमान की मिसाल। अभी हम देखते हैं ये जो है ये हमारे पास तीर कमान है और इसके अंदर जो है एक धागा यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो है इस धागे के अंदर यहाँ पर एक एरो लगाया जाता है, कम तीर जो है इसके आगे लगाया जाता है और इसको यहाँ पर रखा जाता है। अभी होता ये है कि जब हम इस तीर कमान के ये जो धागा है या ये जो रबड़ है इसको उठाकर हम यहाँ पर लेकर आते हैं, खींचते हैं और ये तीर भी यहाँ पर आ जाता है। तो जब हम इसको खींचते हैं इसकी पोजीशन जो है वो तब्दील हो जाती है। इसकी पोजीशन की तब्दीली की वजह से, इसकी हालत की तब्दीली की वजह से क्या होती है कि इसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है और जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये तीर जो है ये तेजी के साथ आगे बढ़ता है। अभी हुआ ये कि पहले ये जो था इस पोजीशन के ऊपर था, हमने इसको खींचकर पीछे की तरफ फोर्स इसके ऊपर लगाई और फोर्स लगाने के बाद हमने इसको पीछे की तरफ खींच लिया। ये जो धागा या ये जो रबड़ यहाँ पे लगा है इस रबड़ के अंदर जो है वो तब्दीली वाक़या हो गई, इसकी पोजीशन जो है वो तब्दील हो गई। जब इसकी पोजीशन तब्दील हो गई तो इसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है और जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसलिए जब हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो ये तीर जो है वो तेजी के साथ जो है वो यहाँ पर हरकत करना शुरू कर देता है। दूसरी हम मिसाल लेते हैं एक स्प्रिंग की, कि देखें ये एक स्प्रिंग है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके आगे हमने एक वजन यहाँ पर बांधा हुआ है। क्या होता है कि अगर हम इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच कर इस जगह तक ले आए, थोड़ा हमने इसके ऊपर फोर्स यहाँ पर लगाई और फोर्स लगाने के बाद हमने इस स्प्रिंग को यहाँ तक खींच लिया। जब यहाँ पर ये स्प्रिंग पड़ा हुआ है, किसी हमवार सतह पर ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी ये हमवार सतह है, तो यहाँ पर इस हालत में यह है कि स्प्रिंग के अंदर कोई हरकत मौजूद नहीं है, स्प्रिंग अपनी जगह से हरकत नहीं कर रहा है, स्प्रिंग में मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। लेकिन जब हम इसको खींचकर इस जगह पर ले आते हैं तो आप देखें कि इसकी पोजीशन के अंदर तब्दीली पैदा हो जाती है, इसकी हालत के अंदर तब्दीली पैदा हो जाती है। जो हमने देखा यहाँ पर इसकी तब्दीली, इसकी तरतीब में जो है वो तब्दीली हो गई, इसकी हालत जो है वो तब्दील हो गई और इसके अंदर इतना खिंचाव पैदा हो गया। इसलिए जब हम यहाँ पर लाकर फोर्स लगाने के बाद यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं तो ये स्प्रिंग जो है वो खुद ब खुद आगे और पीछे हरकत करना शुरू कर देता है। हुआ ये कि पहले स्प्रिंग की तरतीब ये थी, फिर हमने इसकी तरतीब चेंज कर दी और इस तरतीब के चेंज होने की वजह से जो है वो इसके अंदर आगे और पीछे जो है वो हरकत पैदा होनी शुरू हो गई। तो वो एनर्जी जो इसकी तब्दीली की वजह से यहाँ पर स्टोर हुई, वो एनर्जी जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी और उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो है इसके अंदर हरकत पैदा होनी शुरू हो गई। अभी जो तीसरी मिसाल हम यहाँ पर लिखते हैं वो है गाड़ी की मिसाल, गाड़ी या खिलौने के स्प्रिंग की मिसाल, खिलौने के स्प्रिंग की मिसाल हम यहाँ पर लेते हैं। फर्ज कर लें बच्चों के पास जो है वो गाड़ी अक्सर होती है और उस गाड़ी में यहाँ पर जो है वो एक धागा सा होता है और उस धागे को जो है जब हम खींच देते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग जो है वो टाइट हो जाता है, स्प्रिंग में जो है वो खिंचाव पैदा हो जाता है और खिंचाव पैदा होने की वजह से जब हम इसको यहाँ पर फोर्स लगाने के बाद यहाँ पर छोड़ देते हैं
तो ये गाड़ी जो है ये खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है। इसमें क्या हुआ, इसके अंदर जो स्प्रिंग मौजूद था, जब हमने इस धागे को खींचा तो उसको धागे को खींचने की वजह से इस गाड़ी के अंदर जो स्प्रिंग मौजूद था वो टाइट हो गया, वो सख्त हो गया, उसके अंदर तब्दीली वाक़या हो गई। तो उस तब्दीली की वजह से क्या हुआ कि जब हमने इस गाड़ी को छोड़ा तो ये गाड़ी खुद ब खुद जो है वो आगे की तरफ जाती है। और इसके अंदर जो स्टोर एनर्जी थी, जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई, इस धागे को खींचने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। तो छोड़ने के बाद वही एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है और ये गाड़ी जो है वो आगे की तरफ हरकत करना शुरू कर देती है। इस सूरत में हमने ये देखा कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है और फिर उस एनर्जी में जो है वो काम करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। जब ये इस पोजीशन में था, ये तीर और कमान, इसमें काम करने की सलाहियत नहीं थी, ये अपनी जगह पर मौजूद था। लेकिन जब हमने इसको पीछे की तरफ खींच लिया, इसके अंदर एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, की किस्म में इसमें स्टोर हो गई। और जब हमने इसमें छोड़ा तो इसमें हरकत पैदा हो गई, इसमें काम करने की सलाहियत पैदा हो गई। जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत, यहाँ पर स्प्रिंग में काम करने की सलाहियत नहीं थी, इस तीर और कमान में काम करने की सलाहियत नहीं थी, इस गाड़ी में काम करने की सलाहियत नहीं थी जब तक हमने स्प्रिंग को खींचा नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि जब हमने इसको खींच लिया, इसकी हालत तब्दील हो गई, इसको हमने पीछे खींच लिया, इसकी हालत तब्दील हो गई, इस स्प्रिंग को हमने धागे की मदद से पीछे खींच लिया, इसकी हालत तब्दील हो गई। और जब हालत या तरतीब इसकी तब्दील हो गई तो इसमें काम करने की सलाहियत पैदा हो गई। जो काम करने की सलाहियत पैदा हुई वो असल में पोटेंशियल एनर्जी की वजह से थी और इसमें उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो है इसमें काम करने की सलाहियत जो है वो पैदा हो गई। अभी हम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं कि जो एक एनर्जी है इसमें, उसकी हम मिसाल देते हैं। हमने यहाँ पर जो पढ़ा स्प्रिंग के मुतालिक, तो स्प्रिंग जो था वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी। अभी हम इसको दो अक़साम के मुतालिक हम पढ़ते हैं। पहली किस्म के बारे में हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी किस्म जो थी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दो किस्म की एनर्जीज के बारे में हमने पढ़ा। जो पहली मिसाल हमने देखी, पानी जो है वो पड़ा हुआ था, ऊपर डैम में स्टोर हुआ था, नहीं था, उसके अंदर जो तब्दीली थी वो ग्रेविटी की वजह से थी, क्योंकि वो ऊपर बुलंदी पर था। ये जो एनर्जी थी इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो हमने स्प्रिंग की मिसाल देखी और हमने तीर कमान की मिसाल देखी, और ये जो मिसालें जो थी ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की मिसालें हैं। अभी हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीपीई के जरिए भी जाहिर किया जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी तारीफ हम यूं कर सकते हैं कि सतह जमीन से बुलंदी की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये इसकी तारीफ हो गई कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सतह जमीन से बुलंदी की वजह से, अगर कोई जिस्म जो है वो सतह जमीन है, जमीन की सतह से ऊपर चले जाता है और ऊपर जाने की वजह से जो उसके अंदर तब्दीली वाक़या होती है, उस तब्दीली को जो है हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हमें आमतौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है। इसकी बहुत सारी मिसालें हम देख सकते हैं, महसूस भी इसको कर सकते हैं कि जैसे हम पेन को ऊपर छोड़ते हैं, ये पेन खुद ब खुद जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। जब पेन ये नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था
तो इसमें क्यों हरकत पैदा नहीं हुई, क्यों इसके अंदर एनर्जी जो है वो पैदा नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हम इस पेन को नीचे ज़मीन से उठाकर बुलंदी पर ले जाते हैं तो इसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, और जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है उस एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो है इसके अंदर हरकत पैदा हो रही है। पहले इसके अंदर जो है वो हरकत पैदा नहीं हो रही थी। इसी तरीके से सेब जो होते हैं या फल वगैरह जो दरख्तों पर लगे होते हैं उनके अंदर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए जब उन्हें छोड़ा जाता है तो वो खुद ब खुद जब पक जाते हैं तो खुद ब खुद जो है वो नीचे गिर जाते हैं। और उसी सेब को देखते हुए न्यूटन ने जो है वो कवानीन बनाए थे और उसके जहन ने काम करना शुरू किया था कि किस तरीके के साथ जो है ये सेब खुद ब खुद क्यों नीचे आया। चले आगे बढ़ते हैं, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मसावात जो है हम अखज़ करने की कोशिश करते हैं, मसावात के वर्क को निकालते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके के साथ इस मसावात को हम इस्तेमाल करते हुए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर इस्लाम में पैदा हो रही है तो उसको हम किस तरीके के साथ मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक बॉल जो है वो फ़र्ज़ कर लें, उसको हमने यहाँ पर इस बुलंदी के ऊपर जो है वो रखा हुआ है, एक जिस्म है वो यहाँ पर इस बुलंदी तक जो है हमने इसके ऊपर उसको उठा दिया। ये यहाँ पर पड़ा हुआ था, हमने इसके ऊपर काम किया और काम करने के बाद हम इस बॉल को या इस जिस्म को जो है वो इस बुलंदी तक लेकर आए। इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, क्योंकि जाहिर है कि इस जिस्म को ऊपर तक ले जाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। इस जिस्म के ऊपर हमने फोर्स लगाई और फोर्स के नतीजे में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने फासला तय किया है वो फासला d के बराबर है, यानी d बराबर है h। ये h बुलंदी तक जो है इस जिस्म को हम लेकर चले गए, h बुलंदी तक इस जिस्म को लेकर चले गए। अभी इस जिस्म के ऊपर जो काम हम लोगों ने किया है, इस जिस्म को यहाँ तक ऊपर लाने के लिए जो काम सर अंजाम हुआ है वो काम हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो काम बराबर है, वो वर्क बराबर है फोर्स ज़रबे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। अभी वो डिस्प्लेसमेंट जो इसके अंदर हुआ है वो हमारे पास हाइट के बराबर है। वर्क के लिए हम W इस्तेमाल करेंगे, फोर्स के लिए F इस्तेमाल करेंगे और D की जगह हम क्या लिख लेंगे, H लिख लेंगे। H जो है वो फासला है जो इसकी वजह से इसको ऊपर लेकर जाने के लिए हमने तय किया। अभी यहाँ पर हमें मालूम है कि W बराबर है, ये इसका जो वज़न है यहाँ पर जाहिर इसका मास m के बराबर है, ठीक है। जब हम इसको ऊपर लेकर गए हैं तो क्या हुआ कि इसके अंदर एक ख़ास जो है ये अपने मास की वजह से नीचे जाने की कोशिश करेगा, यानी अपने वज़न की वजह से नीचे जाने की कोशिश करेगा। मास है, इसका वज़न होगा और ये वज़न की वजह से नीचे जाने की कोशिश करेगा और वो वज़न हमारे पास किसके बराबर होगा, W बराबर है F बराबर है mg के बराबर होगा। ये वाला जो W है ये वर्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ये वाला W जो है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं वज़न के लिए। जो इस जिस्म का वज़न है और अपने ये वज़न की वजह से नीचे आने की कोशिश करेगा, वो वज़न जो है वो भी W के बराबर है। तो W बराबर है mg के बराबर है। यहाँ पर इस F की जगह F की कीमत हमारे पास जो आई वो mg आ गई। अभी हम क्या करेंगे कि इस F की जगह पर हम इस mg की कीमत लिखेंगे जो W बराबर आ जाएगा mgh। ये जो मसावात हमारे पास आई है ये वर्क कहलाता है। उस वर्क के बराबर है जो हमने किया इस जिस्म को इस ज़मीन की सतह से, ये ज़मीन की सतह है और इस सतह से इस बुलंदी पर लाने के लिए इसके ऊपर जो काम किया गया वो काम जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, mgh के बराबर आ गया। और वो mgh जो है हम देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर स्टोर हो गया। हमने इसको यहाँ से उठाया,
यहाँ तक ले गए, इस बुलंदी पर हमने इसको रखा, तो वो वर्क जो हमने इसके ऊपर किया है वो वर्क इसके अंदर mgh की सूरत में जो है वो स्टोर हो चुका है। और वो वर्क जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा? वर्क बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि वो इसके अंदर स्टोर हो चुका है। और इसी स्टोर वर्क की वजह से जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये वापस जो है वो नीचे आ सकेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या GPE भी हम इसको कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगी? mgh। तो ये हमने इसकी मसावात जो है वो अखज़ कर ली। इसकी मसावात जो हमारे पास आ गई वो पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh। यहाँ पर हम देखते हैं कि सतह इसकी जो कीमत है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? मास के ऊपर, इसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर और h के ऊपर। इन तीन चीज़ों के ऊपर इसकी कीमत डिपेंड करती है। ज़मीन का जो किसी भी चीज़ का जो मास होता है वो हमेशा मुस्तकिल रहता है। अगर हम बहुत ज़्यादा बुलंदी पर नहीं जाते हैं तो तकरीबन g की कीमत भी मुस्तकिल ही रहती है। एक चीज़ जो यहाँ पर आती है वो आती है h, जो बुलंदी की वजह से h है या बुलंदी है। बुलंदी के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इन्हिसार होता है। बुलंदी जितनी ज़्यादा होगी उसका जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी उस वक्त तक जब तक कि जी की कीमत जो है इस पर असरअंदाज ना हो और जी की कीमत जो है वो कम होना शुरू ना हो। दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि अगर जी की कीमत, अगर हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो जी की कीमत में इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आती। अगर हम हज़ारों किलोमीटर ऊपर जाते हैं तब जो है वो इसकी कीमत पे जो है वो असरअंदाज होती है, वरना नहीं। तो अगर हम h की कीमत को ज़्यादा करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी और सतह ज़मीन पर यहाँ पर ये जिस्म अगर पड़ा होगा उस सूरत में इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और यहाँ पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये अभी हम मालूम कर सकते हैं इस मसावात के ज़रिए। फ़र्ज़ कर लें ये मास जो है हमारे पास, इस जिस्म का जो मास है वो हमारे पास 1 किलोग्राम के बराबर है। 1 किलोग्राम के बराबर जो है इसका मास है। यहाँ से जब हम इसको लेकर जाते हैं, इसको आप कर लें, फ़र्ज़ कर लें हम इसे 2 मीटर की बुलंदी पर लेकर जाते हैं। 2 किलोग्राम मास है और 2 मीटर की बुलंदी पर इसको लेकर जाते हैं तो हमारे पास इसकी इस पोजीशन पर जब ये सतह के ऊपर पड़ा हुआ है उस सूरत में इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और उस सूरत में कितनी होगी जब हम इसे 2 मीटर की हाइट पर लेकर जाएंगे, ये अभी हम यहाँ पर मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास होगी EP बराबर है mgh। अभी हमें मालूम है कि मास इसका 2 किलोग्राम है, इसकी हाइट जो है वो 2 मीटर है और जी की कीमत जो है वो 10 मीटर फी सेकंड है। यहाँ पर हम देखेंगे कि EP मास 2, जी की कीमत 10 और ये हो जाएगा 2 और EP बराबर आ जाएगा 40 जूल। अभी ये जिस्म जब इस बुलंदी पर पड़ा हुआ है, 2 मीटर की बुलंदी पर पड़ा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास कितने के बराबर है? वो 40 जूल के बराबर है। लेकिन जब इसी जिस्म को हम सतह ज़मीन पर रखते हैं तो उस सूरत में क्या होगा वो हम देखते हैं। EP बराबर है mgh के। इस सूरत में मास उसका वही 2 किलोग्राम रहेगा, जी की कीमत वही 10 किलोग्राम रहे 10 मीटर फी सेकंड रहेगी और लेकिन जो चीज़ तब्दील हो रही है वो है हाइट है और वो 0 मीटर के करीब है। तो हम इस सूरत में देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की कीमत कितनी आएगी? 2 × 10 × 0। इसको जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कीमत जो है वो 0 जूल आ जाएगी। यानी इस पोजीशन पर जब ये जिस्म
सतह ज़मीन पर पड़ा हुआ था, तो सतह ज़मीन पर पड़े होने की वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज़ीरो थी। लेकिन जैसे ही उठाकर हम इसको एक हाइट पर ले जाते हैं, जैसे जैसे इसकी हाइट ज़्यादा होती जाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है। इसमें काम करने की सलाहियत जो है वो भी बढ़ जाती है। तो ये जो मेन इसके अंदर फैक्टर है वो इसकी हाइट का है। जो मेन चीज़ है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अहम किरदार अदा करती है वो इसकी हाइट है। जैसे जैसे हाइट ज़्यादा होती जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती जाती है। जैसे हाइट ज़ीरो हो जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाती है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जो है इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज़। हमने पढ़ा था एनर्जी के मतलब कि किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते थे। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा कि मैकेनिकल एनर्जी किसी जिस्म की हरकत की वजह से जो काम होता है, किसी जिस्म की हरकत की वजह से अगर किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत पैदा होती है तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसकी दो अक़साम थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की हमने तारीफ ये की थी कि किसी जिस्म में मौजूद वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन या तरतीब में तब्दीली की वजह से, तरतीब की तब्दीली की वजह से पैदा हो, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। उसकी हालत तब्दील हो गई, एक जगह से दूसरी जगह चले गई, उसकी पोजीशन तब्दील हो गई, तरतीब तब्दील हो गई। जैसे हमने स्प्रिंग के केस में देखा उसकी तरतीब तब्दील हो जाती थी। हमने देखा तीर कमान के केस में, रबड़ के केस में कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाती थी, तरतीब चेंज हो जाती थी, उसमें काम करने की सलाहियत पैदा हो जाती थी। या उसकी पोजीशन में तब्दीली पैदा हो जाती थी। जैसे ये है बॉल है, इसकी पोजीशन में तब्दीली पैदा हो गई तो उसमें काम करने की सलाहियत पैदा हो गई। फिर हमने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी की जो अलामत है वो PE है या EP है, दोनों अलामत से इसको ज़ाहिर किया जाता है। ये एक स्केलर मिकदार है, इसका यूनिट भी जूल के बराबर है और ये जो है ये एक स्केलर मिकदार है। इसकी अक़साम हमने देखी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिटेल में पढ़ा और हमने देखा कि सतह ज़मीन से बुलंदी की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसकी मसावत अख़ज़ करने के लिए हमने फ़र्ज़ किया कि एक जिस्म है जो ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ा हुआ है, हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद इसको H बुलंदी तक ले आते हैं। जब हम इसको H बुलंदी तक लेकर आते हैं तो वो काम जो हमने इसके ऊपर किया वो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में महफूज हो जाता है। और इसके हम कैसे मालूम कर सकते हैं? वर्क बराबर है फोर्स ज़रब डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर है FD, यहाँ पर F बराबर है वज़न बराबर है W बराबर है F बराबर है mg। इसकी जगह हम इसकी mg की कीमत लिख देते थे तो वो वर्क आ जाता था जो हमने इसके ऊपर किया और इसको यहाँ तक, इस पोजीशन तक लेकर आए। अभी वो वर्क असल में जो हमने किया है वो इसके अंदर स्टोर हो चुका है और वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुका है। उसको हमने यहाँ पर वर्क बराबर है EP पोटेंशियल एनर्जी बराबर है GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो EP बराबर आ जाती है mgh। फिर हमने देखा कि इसके ऊपर जो असरअंदाज होने वाली चीज़ें हैं वो जो है इसके ऊपर हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है और अगर हाइट ज़ीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगी। अगर हाइट की कीमत हमारे पास ज़ीरो से ज़्यादा होगी तो उस जिस्म में पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी और उस जिस्म में जो है वो काम करने की सलाहियत मौजूद होगी, अदरवाइज उस जिस्म में काम करने की सलाहियत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको इसकी वजह से जो है वो समझ आया होगा और आपको पोटेंशियल एनर्जी की जो मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं, मुख्तलिफ टर्म्स जो हैं हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर के लिए तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।